क्लास 10th इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। कौन से सेक्टर में लोग कैसे एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इस टॉपिक को भी पॉइंट्स के थ्रू ही समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, more than half of the workers are working in agriculture sector but production is only 1/4 of GDP। देखो यहाँ पे वर्किंग स्टाफ की बात करें तो मोर देन हाफ है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो वो सिर्फ 1/4 है जीडीपी का। इसका मतलब जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। Secondary sector and tertiary sector produce 3/4 of GDP but employ less than half people। इसका मतलब यहाँ पे कम लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द GDP। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें एक प्रॉब्लम नोटिस हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जिस हिसाब से वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी। जितने की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। सो इफ़ वी मूव पीपल आउट इट वोंट अफेक्ट द प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर हाफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है तो उसका हाफ भी अगर आप यहाँ से हटा दो तो भी प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। प्रोडक्शन इज स्टिल गोइंग टू बी 1/4 ऑफ द जीडीपी। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर विल नॉट बी इम्पैक्टेड इफ़ द वर्क फोर्स इज़ रिड्यूस्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वहाँ से हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो स्टेटमेंट अभी हमने देखा इसका मतलब क्या है? इट मीन्स वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। मतलब उनको जितना काम करना चाहिए उतना वो नहीं कर रहे हैं। वो अपने पोटेंशियल से, अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा कम काम कर रहे हैं। देखो अब ये होता क्या है, जब वर्कर्स अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है ये देखते हैं। व्हेन पीपल आर वर्किंग बट आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। कहने को लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो दे आर नॉट एडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये एक टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, जहाँ सामने से तो दिख रहा है दैट द पर्सन इज़ एम्प्लॉयड बट एक्चुअली उसके काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना उसका पोटेंशियल है उससे कम काम कर रहा है वो। सो दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा लगता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर वर्किंग लेस देन देयर कैपेसिटी। अब हमें ये तो समझ आ गया कि वर्कर्स अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कम काम वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस पोटेंशियल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करें, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है अगर हम इसको ऐसे ही जाने देंगे, इफ़ वी लेट इट गो इन वेन देन दिस विल कॉज एन इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर आप इस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं करोगे तो। Potential of the workers can be efficiently utilized by shifting them to factories. This way their income will increase। अब ये जो वर्कर्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी से काफ़ी कम। अगर इन वर्कर्स को फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट कर दिया जाए तो ये जो अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल है वो यूटिलाइज हो जाएगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे फैमिली ऑफ 5 पीपल वर्किंग इन अ फार्म। ये यहाँ एक फैमिली की बात हो रही है जिसमें 5 लोग हैं जो एक फार्म पे काम कर रहे हैं। रिक्वायर्ड पीपल 3। देखो अब अगर इन 5 में से 3 लोग ज़रूरी हैं, यहाँ पर 3 लोग भी अगर वो काम करें तो वो काम हो जाएगा। तो ये जो 2 लोग यहाँ काम कर रहे हैं ये काम करके भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन इज स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम, क्योंकि 5 लोग काम जितना काम कर रहे हैं वो काम तो 3 लोग भी कर सकते हैं।
तो अब ये जो बचे हुए 2 लोग हैं, ये जो 2 लोग हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कहीं और काम पे लगा सकते हैं जिससे उनकी फैमिली की इनकम इंक्रीज़ हो। इनको किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में दे कैन गो एंड वर्क सो दैट देयर फैमिली इनकम इंक्रीजेस। यहाँ पे 5 की जगह 3 लोगों की ज़रूरत है, तो यहाँ से 3 लोग फार्म में काम करें और जो बचे हुए 2 लोग हैं वो किसी और सेक्टर में जाके अपनी सर्विसेज दें जिससे कि उनकी फैमिली इनकम इंक्रीज हो। दिस एम्प्लॉयमेंट इज सीन इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। देयर आर मैनी कैजुअल वर्कर्स वर्किंग इन सर्विस सेक्टर हु सर्च फॉर वर्क डेली। अब ऐसा नहीं है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होती है, ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें सर्विस सेक्टर में भी देखने को मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सामने से देखने में ऐसा लगता है दैट पीपल आर वर्किंग बट एक्चुअली दे आर नॉट। इस रीज़न की वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये तो पता चल गया कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढना है, तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या है? आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज सो दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं जिनका पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उनको हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ, फैक्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी इनकम में इंक्रीज़ होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। जो पहले प्लानिंग कमीशन था, अब हम उसको नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अ स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग suggests that education and tourism sector can create a lot of employment opportunities। एक स्टडी के थ्रू हमने क्या आइडेंटिफाई किया है कि एजुकेशन सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर, दोनों सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं जिनके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क। अब इस राइट टू वर्क के अंडर क्या आता है? इस राइट टू वर्क के अंडर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी। उस स्कीम का नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको हम नरेगा भी कहते हैं। अब इस स्कीम में होता क्या था? देखो, इस स्कीम के अंडर क्या हो रहा है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। अंडर दिस स्कीम ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, हर वो इंसान जो काम कर सकता है और जिसको काम की ज़रूरत है, have been guaranteed 100 days of employment by the government। गवर्नमेंट ने लोगों को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी है। लेकिन तब क्या होगा अगर गवर्नमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल नहीं होगी? If the government fails to do so, then unemployment allowance will be given to people। अगर गवर्नमेंट इन लोगों को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, तब गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, जिसको हम हिंदी में बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं। बहुत बार हमने टीवी न्यूज़ चैनल्स में भी सुना होगा। Unemployment allowance will be given only in case the government is unable to provide them jobs। अगर गवर्नमेंट ने जॉब्स प्रोवाइड कर दी हैं, ऐसे केस में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। देखो, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन कौन से वर्क प्लेसेस आते हैं? इट कवर्स प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल आर एश्योर्ड वर्क। यहाँ पे जॉब जो है वो जॉब सिक्योर होती है। देयर इज जॉब सिक्योरिटी इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। यूजुअली कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं, डेली वेज वर्कर्स, दे कम इनटू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस दे आर रेगुलर एंड पीपल आर अश्योर्ड वर्क। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेस, प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग इज फॉलोड। देयर इज फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो इन दैट केस यू विल बी पेड एक्स्ट्रा एज पर योर वर्क। आपने जितना एक्स्ट्रा काम किया है उस हिसाब से आपको सैलरी में एडिशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज गेट बेनिफिट्स सच एज पेंशन एंड पीएफ। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सारी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को मिलती है। ऐसी कोई फैसिलिटी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है। कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी कंपनीज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट हैं, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दे आर सपोज टू बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आने वाले कंपनीज और वर्क प्लेसेस को फॉलो करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, स्मॉल यूनिट्स विच आर लार्जली आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती हैं। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो यूनिट्स हैं दे आर यूजुअली स्मॉल, लार्ज यूनिट्स कम अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जितनी यूनिट्स हैं एक तो वो स्मॉल हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हैं। जॉब्स आर इनसिक्योर, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लेस पेड एंड नॉट रेगुलर। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने क्या देखा था, देयर इज जॉब सिक्योरिटी, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, देयर इज नो गारंटी ऑफ योर जॉब्स। कैजुअल वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एक्सेट्रा। कैजुअल वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट हैं। ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाली कैटेगरी में आएंगे बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी। यहाँ पे कैजुअल वर्कर्स की जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है, दे आर पेड लेस। इसलिए कैजुअल वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये एग्जाम्पल्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के। नेक्स्ट, नो बेनिफिट्स लाइक पेंशन, नो रेगुलर सैलरी। वहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने ये कैरेक्टरिस्टिक देखा था दैट दे गेट फैसिलिटीज़ लाइक पेंशन एंड पीएफ। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, हैंडलूम वर्कर्स, वीवर्स एक्सेट्रा, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम सेक्टर्स का डिवीजन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे सेक्टर्स को डिवाइड करें तो दो सेक्टर्स में डिवाइड होगा, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब इन दोनों को डिटेल में देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को हम डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। ओनरशिप इज विद द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर के केस में ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ओनरशिप किसके पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द मेन मोटिव, सर्विंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज द मेन मोटिव। पब्लिक सेक्टर के टारगेट या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के केस में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के लिए किया जा रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो जब जब प्राइवेट सेक्टर की बात होगी तब एक ही मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का, वो है प्रॉफिट। मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ सोशल सर्विस या सिटीजन्स को सर्व करना, ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मेन मोटिव क्या है, अर्न प्रॉफिट। एग्जाम्पल देखते हैं। पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये था डिफरेंस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत होती है सोसाइटी को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको रीजनेबल प्राइजेस पे अवेलेबल नहीं करवा सकता। देर आर सर्टन थिंग्स विच आर नीडेड बाय द सोसाइटी बट प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल प्राइस। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों को रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं करवा सकता। तो उसका आंसर यहाँ पर है।
लार्ज सम ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात है कि ये जो सर्विसेज हैं जिनकी सोसाइटी को ज़रूरत है या गुड्स जिनकी सोसाइटी को ज़रूरत है, उनको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होती है। लार्ज सम ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना सारा अमाउंट कलेक्ट कर सके। बिसाइड्स कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट इज़ डिफ़िकल्ट। ये लार्ज अमाउंट की बात तो ठीक है, एक बार को हम सोच भी सकते हैं कि चलो हम अवेलेबल करवा देंगे सोसाइटी को, लेकिन इतना लार्ज अमाउंट प्राइवेट सेक्टर के लिए गैदर करना बहुत मुश्किल काम है। इन रीजंस की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल नहीं करवा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। अब रोड्स और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट कर भी दिया तो कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी कि सोसाइटी के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट विल कम टू द हेल्प ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट आएगी सोसाइटी की हेल्प करने के लिए ऐसे केस में। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का पार्शियल सपोर्ट चाहिए होता है। देयर आर सम एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी। सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में इंक्रीज द कॉस्ट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स में स्टॉप द प्रोडक्शन। देखो हमने क्या बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर में मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट, और अगर प्राइवेट सेक्टर वालों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो दे विल स्टॉप द प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अगर उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हम मार्केट में अवेलेबल करवाएं, लोगों को अवेलेबल करवाएं इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करनी पड़ेगी। कैसे, गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू इनेबल प्रोडक्शन। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करे तो इस प्रोडक्शन की जो पार्शियल कॉस्ट है वो किसको बेयर करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मिलके काम करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो सकती है सोसाइटी को एट रीजनेबल रेट। देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, फूड फॉर पुअर एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेजरली गवर्नमेंट की। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, हाउसिंग फैसिलिटी की, या पुअर को फूड प्रोवाइड करने की, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। तो यहाँ इन एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट को ही देखना है कि ये एक्टिविटीज़ प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। एवरी सिटीजन ऑफ द सोसाइटी शुड हैव द राइट टू दीज बेसिक एम्यूनिटीज़। ये बेसिक एम्यूनिटीज़ हर सिटीज़न के पास पहुँचे, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की। यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ।